हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट सीटेट का। आज स्टार्ट करते हैं पहला सेट और पहला क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। एक प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप में बदल सकता है। तारों में आवेश वाहक साधारणतः तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए कथन जो है, एक मिनट, कथन ए और कथन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाते हैं। आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर काटती है और फिर दर्पण बी से टकराती है, दोनों दर्पण ए और बी से परावर्तित किरण के परावर्तन के कोण का पता लगाइए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दर्पण ए जो है ये है और ये हमारा दर्पण बी है। दर्पण ए से किरण जो है आती हुई है बी पे और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इससे जो है ये 90 डिग्री का हमारा लंब हो जा रहा है और यहाँ से टर्न होकर के 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे। सर्दियों में एल्युमिनियम पर्ल फॉइल और प्लास्टिक, गर्मियों में या फिर दोनों मामलों में कंबल। एल्युमिनियम दोनों मामलों में, प्लास्टिक पर्ल सर्दियों में और गर्मियों में कंबल। तो इसमें जो है हम ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, दोनों मामलों में कंबल। कंबल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कंबल जो है एक थर्मल इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि मतलब हीट को, मतलब जिसके हर तरफ के सरफेस में जो है हीट प्रवाहित सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो इस कारण हम लोग जो है कंबल का यूज करेंगे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरी समय आरेख में दो कोरों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ई की रेखा अधिक ऊंची है, तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। बी की गति ए की गति से अधिक है। बी द्वारा तय की गई गति दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी अधिक है, या फिर ए की गति बी की गति से अधिक है, या फिर ए द्वारा तय की गई दूरी बी द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। बी की गति ए की गति से अधिक है। आते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में पदार्थों की और उससे संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है। पारा का घनत्व है 13,550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे है मक्के का तेल 900, तांबा 8,960। क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए। एक जो है एक जार, जो दो जार हैं, एक तांबा के तेल से भरा, एक मक्के के तेल से भरा हुआ है, ठीक है, सी लिख देते हैं इसको, और एक मरकरी से भरा हुआ है, और उसमें हम तांबे का एक सिक्का डालते हैं। तो क्या होगा, ग्लास के तल पर बैठ जाएगा या डूब जाएगा, मक्के के तेल पर तैरेगा, पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा, ग्लास के ऊपर तैरेगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। पारे पे तैरने का कारण क्या है, पारे पे इस कारण तैरेगा क्योंकि
पारा का जो घनत्व है वो तांबे से ज़्यादा है, लेकिन मक्के के तेल का जो घनत्व है वो कम है, उससे ज़्यादा घनत्व तांबे का है, इस कारण इसमें बैठ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक उच्च ध्वनि होगी। कारण है, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो जब कंपन होता है, जितना अधिक कंपन होता है उतनी ही ध्वनि जो होती है उच्च होती है। कंपन यानी तारत्वता, वो कितनी बार जो है कंपन करता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी ध्वनि उच्च होती है। तो अभिकथन तो हमारा सही है। कारण है, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा। तो जितना ऊंचा कंपन होगा उसका तारत्व भी उतना ऊंचा ग्राफ बनेगा। तो हमारा ऑप्शन जो कारण है वो भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसका उदाहरण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिर पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खौलते या उबलते पानी के पात्र में रखती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु घटती है? तो नहीं, अगर घटती तो गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन नहीं होता, तो गर्म जब भी वायु होती है वो ऊपर ही जाती है। तो हमारा तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आगे है, गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु बढ़ती है। तो आगे देखते हैं ये क्या है। गर्मी बोतल के अंदर की वायु को प्रसारित करती है। तो सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम वायु को, मतलब एक गैस को जब हीट करते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगती है। उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन उनके अणुओं के बीच की दूरियां जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो वो फैलने लगती है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में दो रंग विहीन घोलों एम और एन के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर घोल एम पीला हो जाता है तथा एन ईंट लाल रंग का होता है। एम को एन में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप एम और एन की प्रकृति में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? एम और एन दोनों लवण हैं। एम अम्ल है और एन क्षार है। तो लवण में तो निष्क्रिय रहते हैं, ये तो ऑप्शन इसी तरह पहला गलत है। आगे है सी, एम क्षार है और एन अम्ल है। एम क्षार है और एन की समिति जानकारी पहचान नहीं की जा सकती, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अम्ल में हल्दी डालते हैं तो उसका रंग जो होता है लाल हो जाता है, और जब हल्दी क्षार में डालते हैं तो उसका रंग ईंटे के रंग का हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समुच्चय की पहचान ज्ञात कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट हमें परिरक्षी नहीं है, ज्ञात करना है। अच्छा, आगे है सोडियम बेंजोनेट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये भी, इसका भी यूज जो है फलों के संरक्षण के लिए, खाद्य सामग्रियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सिट्रिक अम्ल, ये भी नमक अचार के लिए सिट्रिक अम्ल भी यूज किया जाता है। विटामिन सी, एस्कोर्बिक अम्ल व शर्करा, चीनी का भी यूज किया जाता है। जैसे कि चीनी में हम लोग क्या मुरब्बा वगैरह बनाते हैं, विटामिन सी का भी यूज होता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज नहीं करते हैं हम खानों के संरक्षण, प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों से समविष्ट हैं? तेल का उबलना, हमें रासायनिक परिवर्तन बताना है जो सिर्फ रासायनिक परिवर्तन हो। तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज का जलना, पानी में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना। तो ये भोजन पचाना तो रासायनिक है, लेकिन कागज काटना नहीं है।
आगे है अंडे को तोड़ना, लवणयुक्त जल को उबालना, जल में स्याही को मिलाना, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पकना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोहे को जंग लगना ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। कागज भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें वह परिवर्तन जिसमें कि एक पदार्थ परिवर्तित होकर के नया पदार्थ बन जाए, लेकिन उसे वापस हम उसके जो है वास्तविक या पिछले रूप में ना ला पाएँ, तो वही हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भोजन जब पक जाता है तो अपने दूसरे रूप पहले जैसे तो हो नहीं पाता है, कागज भी जल जाता है। तो ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन है। आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया। अब इसमें बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो हमारा जो है अभिकथन, अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाएगा तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जम जाएगा, ये बात सही है कि तांबा जो है लोहे के ब्लेड पे जम जाएगा। और कारण भी सही है कि तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबे पर विस्थापित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिंक जस्ता पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया, क्या होना अपेक्षित है? मतलब जिंक पाउडर जो है उसको परख नली में लेते हैं और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ऑप्शन बी है कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आगे है परख नली ठंडी पड़ जाएगी या फिर तीव्र अभिक्रिया होगी। तो इसमें जो है पर एक तो तीव्र अभिक्रिया होगी और पहला जो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जिंक पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो अभिक्रिया तीव्र होगी तथा हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होगा। यहाँ पे मेटल जिंक है Zn, और उसके बाद डाइल्यूट HCl है और रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और ये सॉल्ट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। सरल शर्करा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। किस में विघटित होता है हमें ये बताना है। तो इसमें जो है ABC, ये ABC क्रमशः जो मतलब सरल शर्करा में विघटित होता है वो वसा होता है, या फिर जो ग्लिसरॉल में विघटित होता है यूरिया होता है, या फिर सरल अमोनिया अम्ल में विघटित होता है तो प्रोटीन होता है। तो हमें जो है इसका वही करना है, मतलब कौन सा रेशियो सही है उसे बताना है। तो यूरिया यानी सरल शर्करा में जो विघटित होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो ग्लिसरॉल में विघटित होता है वो वसा होता है, और सरल अमीनो अम्ल में जो विघटित होता है वो प्रोटीन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सरल शर्करा में विघटित होता है तो वो हाइड्रोजन होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है तो वसा होता है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है तो प्रोटीन होता है। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्न में से कुछ सुझाव है, जो सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, तो ये भी सही है। यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, तो नहीं, जब पहिया अच्छे से रहेगा। अच्छा आगे देखते हैं, वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, ये भी ऑप्शन सही है। लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें, ये भी सही है, लेकिन तो हम इसमें जो नहीं करना है वही हमें बताना है। तो ऑप्शन डी, अगर गाड़ी का जो पहिया है उसमें हवा कम रहेगा तो गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा भार पड़ेगा और तेल की खपत, पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि हमें उसके पहियों में पर्याप्त मात्रा में हवा रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? मक्का, प्याज, गाजर, आलू, सलजम, टैपियाको, आलू या अदरक? है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी, मूसला जड़ कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ वो होती हैं जो मतलब मुख्य जड़ होती है जो मिट्टी के अंदर जाती है और उनमें कई छोटी छोटी जड़ें रहती हैं। जैसे आलू, आलू जड़ नहीं है। आलू क्या है? आलू जो है हमारा वो तना है। अदरक क्या है? अदरक भी एक तरह से तना है। और मक्का, मक्का तो पेड़ हो जाता है, एक तरह से पौधा, हम इसको कह सकते हैं कि ये पौधा है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगी। सलजम और टैपियाको जो है एक प्रकार का मूसला जड़ है। आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। कारण: प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मड में परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो नहीं, ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन स्टार्च में परिवर्तित नहीं होती है। तो कारण तो हमारा गलत है, लेकिन अभिकथन हमारा सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं। मक्का, पपीते और खीरे के फूल उभय लिंगी द्विलिंगी होते हैं। या फिर युग्म का सृजन बीजांड में होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा कि युग्मज का सृजन बीजांड में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मानव और पौधों की बीमारी है और दूसरे तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं। सिड्स विकार जो है विषाणु से होता है, पोलियो जीवाणु से होता है, मलेरिया कवक से, गेहूं का रस्ट प्रजीवाणु से होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो सिड्स विकार जो होते हैं ये जीवाणु से होते हैं। और उसके बाद पोलियो विषाणु से होता है। मलेरिया जो है मलेरिया को छोड़ देते हैं। आगे आते हैं गेहूं रिस्ट, गेहूं जो है वो कवक एक प्रकार की होती है, तो उसके वजह से होते हैं। तो मलेरिया हमारा प्रजीवाणु से होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है। ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तों की सतह पे। तो ये भी बात ठीक ही है। आगे देखते हैं, ए बी सी क्रमशः हैं। ए पोषावास फ्लोएम होता है, बी दारू जाइलम, सी रंध्र। तो जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें तो हम रंध्र कहते ही हैं, लेकिन औरों को जो है जाइलम, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, उसे हम जाइलम नहीं कहते हैं। सॉरी, उसे हम जो है जाइलम नहीं कहते हैं। आगे है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जहाँ आप देख सकते हैं सूचना के आधार पर सही सुमेलित है। जाइलम पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवाहक ऊतक होते हैं। पोषवाहक फ्लोएम क्या होते हैं? ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, और जो छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। तो नहीं, कोशिका झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो पौधे और जंतु दोनों में नहीं होती है। आगे है, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है परंतु पशु कोशिका सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होती है एनिमल में होती है बट प्लांट्स में नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय सही दर्शा रहा है? सभी वैज्ञानिक विचारों उपायों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा एवं परखा जाता है। जब किसी भी थ्योरी सिद्धांत का बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थन किया गया हो तब वह नियम कानून बन जाता है। या फिर वैज्ञानिक विचार अंतर्निहित प्रायोगिक होते हैं और इनका रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जाता है। आगे है, विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को कार्यान्वित करने की कल्पना की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो सी डी हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 7वीं श्रेणी में फूलों का विस्तृत अवलोकन करने के उद्देश्य से हो सकते हैं? फूलों के भागों की पहचान करना, पौधों के लिए सहानुभूति की भावना को मन में बैठाने में सहायता करना, परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना, दारू जाइलम और प्रोवाट का निकटता से अवलोकन करना। तो इसमें जो है बच्चा अभी तो 7वीं में है तो इतना अच्छा से ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएगा, लेकिन वो जो आसपास के अपने पौधे हैं उनको समझ सकता है, देख सकता है। आसपास के पौधों को परागकण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो बच्चों को सिखाएंगे कि नहीं परागकण की तैयारी मतलब समझने के लिए तो वो समझ सकते हैं। फिर फूलों के भागों की पहचान हम उनको करवा सकते हैं। पौधों के लिए सहानुभूति की भावना को मन में बिठाना, तो वो तो लगभग सभी बच्चों के अंदर ये चीज़ होती ही है। तो हमारा ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो ए, सी और डी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पाठचर्या पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का अर्थ है। कैसे विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ विकसित होती हैं और इसका समावेश विशिष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु को व्यक्त करना, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को हल्का करना, सत्यवादी वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रौनक को एक कार्य दिया गया कि वह 15 दिन तक अपनी छत से चांद को उगते हुए देखे। रौनक द्वारा बनाए गए सभी निष्कर्षों को उनके अवलोकनों के आधार पर पता किया कि सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है। चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है। अमावस के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं। तो इसमें अगर बच्चा छत पे अवलोकन कर रहा है तो सूर्य हमेशा, ये देखिएगा ये ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि चंद्रमा जो है उसके उदय होने का स्थान हमेशा चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। चांद के निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है, तो सही बात है, ये ऑप्शन सही है। और उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है कि अमावस्या के पश्चात पृथ्वी से दिखाई देने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता है। तो यानी बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तहरीम कक्षा 7 के अपने शिक्षार्थियों में एक विषय की समझ की संप्रत्ययी रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। निम्न में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है? प्रायोगिक कौशलों का अवलोकन करना, संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, नियमित रूप से गृह कार्य देना। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संकल्पनाओं का मानचित्रों का प्रयोग, क्योंकि बच्चा जो है चित्रों के द्वारा जो है बहुत अधिकता से सीख सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों पर निम्नलिखित मत है।
यह सभी समस्त विद्यार्थियों की सभी पुस्तकों को पूर्णतः संपूर्ण रूप से पढ़ने एवं कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करती है। तो जहाँ पे कंठस्थ आ जाए वो ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। आगे आते हैं, यह विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देती है। आगे बढ़ते हैं, यह विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हुए पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए है। यह विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ को मापने में सहायता नहीं करती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगी कि बच्चों को समझने में सहायता करती है। तो यानी हमारा ऑप्शन जो है इसमें बी और सी करेक्ट हो जाएगा, बी सी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये साइंस का सेक्शन था, तो इसमें अब ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में और एक नए सेट के साथ। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट